नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें लेवल के हिसाब से पढ़ना है कि आपकी एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है नहीं है? पहले कहता हूँ, ये वीडियो न तो नेट के लिए है न गेट के लिए है। ये हमारी जो एग्जाम है उसके लिए है और किसी के लिए नहीं है। उसी लेवल के अपन पढ़ेंगे। ठीक है नहीं है? अपन को बेसिकली पढ़ना है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी, एप्लीकेशन इन होमोजेनस कैटालिसिस, केज एंड क्लस्टर कंपाउंड। ठीक है नहीं? ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं और ये वीडियो वन शॉट होगा, एक वीडियो में ही मैं करवा दूंगा। ठीक है नहीं? जितना भी टाइम लगेगा लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें अपन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है थोड़ा बहुत पार्ट कोऑर्डिनेशन से जुड़ के आता है। इसका कहां से जुड़ के आता है बता देता हूं। पहले कोऑर्डिनेशन से जुड़ के आएगा थोड़ा बहुत पार्ट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में एक तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है नहीं है? तो हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत इजी है, कैसे कैलकुलेट होता है वो बड़ा आसानी से आप बता सकते हो। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये क्वेश्चन आप ऑर्गेनोमेटेलिक के कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पूछे तो जाएंगे, है ना। जैसे वास्क का कंपाउंड है आपका, ग्रुप्स रिएजेंट है, ग्रुप्स कैटालिसिस है आपका, जीसस सॉल्ट है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है वो डायरेक्ट नाम के साथ। और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, जैसे विल्किंसन कैटालिस्ट है आपके, विल्किंसन कैटालिस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है रोडियम की, तो डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स दिखा के वो पूछ सकता है। ठीक है नहीं है? तो इस टाइप की क्वेश्चन आप खुद हैंडल करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैंने पूरी करवा दी है। ठीक है, इस वीडियो में हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहां पे जो मेन मोटो है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसी के ऊपर बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। कौन इलेक्ट्रॉन 18 रूल फॉलो करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन 18 रूल फॉलो करेगा। अगर मान लो कि कोई कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन 18 रूल फॉलो कर रहा है, तो वहां पे लिगेंड की हैप्टिसिटी क्या होगी, हैप्टिसिटी क्या होगी, या वहां पे मेटल कौन होगा, मेटल एम दे देगा आपको, और वहां से ये पूछ लेगा कि मेटल कौन होगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो करेगा, हैप्टिसिटी क्या होगी। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो लिगेंड की हैप्टिसिटी क्या होगी, मेटल्स क्या होंगे। ठीक है नहीं है? कौन से मेटल्स होंगे ये भी पूछ सकता है। और साथ में पूछ सकता है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन से जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर अपन बात करें, देखो सेकंड पोर्शन क्या है आपका, स्ट्रक्चर से रिलेवेंट है, बॉन्डिंग से रिलेवेंट है, सिंथेसिस से रिलेवेंट है। तो सिंथेसिस इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोलिथियम भी देखा है आपने, डाईएल्किल मरकरी भी देखा है, डाईएल्किल जिंक भी देखा है। तो वहां पे अपने सिंथेसिस करवाई है, उनके बारे में पूछ सकता है। ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस आ सकती है मेटल कार्बोनिल की। क्या आ सकती है, मेटल कार्बोनिल की। तो यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट बनेगा मेटल कार्बोनिल के ऊपर, क्योंकि मोंड प्रोसेस जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोंड प्रोसेस जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, जिसमें टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनता है, जिसमें डायरेक्ट प्रोसेस से मोंड प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है वो। ठीक है, और भी कहीं पूछ सकते हैं। बॉन्डिंग में यहाँ पे जो मेजर बॉन्डिंग होगी, वो मेजर बॉन्डिंग तो मैं यही बता दूंगा अभी, और जो पूछे जाने वाली होगी वो मेटल कार्बोनिल में होगी, जहां पे सिनर्जिक इंटरेक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की भी बात अपन करेंगे। रिएक्शन और रिएक्टिविटी, रिएक्शन और रिएक्टिविटी। ठीक है नहीं है? रिएक्शंस में जनरली जो रिएक्शंस पूछता है ये मेटल कार्बोनिल्स की पूछता है, या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालाइज्ड रिएक्शंस पूछता है, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करता है। करेंगे इसकी भी बात, है ना। और फेरोसिन के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, फेरोसिन से रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फेरोसिन की रिएक्शंस पूछी जाएंगी, तो फेरोसिन्स का अपन अलग से देख लेंगे। ठीक है, होमोजीनस कैटालिसिस में एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट आपका पूरा आ गया है। केज क्लस्टर कंपाउंड, जिंटलाइन वगैरह जितने भी हैं अपने मेटल कार्बोनिल रिलेटेड है, बोरोन से रिलेटेड है, वो सारे केज क्लस्टर अपन कंपाउंड यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है नहीं है? उसी से लिंक करता हुआ पढ़ा दूंगा, ताकि दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा।
तो ये पॉइंट जो है अपन को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में डिस्कस करने हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, लेकिन उससे पहले अपन बात करें कि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में देखो, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक स्पीसीज, ठीक है। मेटेलिक का मतलब क्या होता है, मेटेलिक का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड टू मेटल। ऑर्गेनिक स्पीसीज जो मेटल से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मेटल से कनेक्टेड है, और बेसिकली कार्बन वाला पार्ट मेटल से कनेक्टेड होगा, वो क्या होंगे, आपके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होंगे। ये डेफिनेशन जो है फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप ढंग से समझना। विल्किंसन कैटलिस्ट है, रोडियम PPH3 थ्राइस क्लोराइड, रोडियम यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद रखना ये, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि ऑर्गेनिक स्पीसीज है या कोई मेटल कार्बन बॉन्ड है, नहीं दिख रहा ना, फिर भी ये क्या है, आपका क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। समझ में आई, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं NaCN की, देखो NaCN की, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। जबकि कार्बन मेटल बॉन्ड पाए जा रहे हैं यहाँ पे, फिर भी ये क्या नहीं है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। तो दिमाग में अपने एक चीज फिक्स रखनी है आपको कि ये जो डेफिनेशन अपन देने को दे देते हैं, ठीक है नहीं है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में अपन बिल्कुल कह सकते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हैं S ब्लॉक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। S ब्लॉक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में आयनिक और पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे आपका एल्किल लिथियम हो गया, एल्किल मैग्नीशियम हो गया, समझ में आई। और ये जो कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनोमेटलिक होते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज ए बेस बिहेव करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट वाइज। अगर सॉल्वेंट ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो ये बेस होते हैं, ठीक है नहीं है, कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, जब ये सैचुरेटेड होंगे, सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया जैसे CH3MgBr, ये सैचुरेटेड है, तो ये कैसा होगा, आपका कलरलेस होगा। और जैसे मैं लिख दूं ये आपका ये वाला MgBr, ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड कैसे होंगे, कलर्ड कंपाउंड होंगे, ठीक है नहीं है। इसका ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम में 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो एक नीटा 1 से होगा, एक नीटा 5 से होगा, ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, याद आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। दूसरी बात अपन करते हैं P ब्लॉक की। तो P ब्लॉक में 1970 में पहला ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आया जो मेन ग्रुप से था, उसका नाम था कोकोडिल ऑक्साइड, ठीक है नहीं है। हाँ, ये कैटेड फ्यूमिंग लिक्विड होता है मेनली, ठीक है नहीं है। दूसरा आप जानती हो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बहुत काम की चीज है ये, बताने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की पॉलीथीन बनाती है, ये पॉलीमर में मैं करवा चुका हूं, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये आर्सेनिक का होता है, अगर कोकोडिल ऑक्साइड के बारे में पूछे तो आर्सेनिक का, यहाँ पे मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है वो 99% कोवलेंट माना गया है और 1% आयनिक माना गया है, ठीक है नहीं, ये P ब्लॉक भी खत्म आपका। फिर उसके बाद आता है D ब्लॉक का। ज्यादातर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स अपन किससे बिलोंग रखते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, ये अपन D ब्लॉक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं, और 100% कोवलेंट बॉन्ड माना गया है। अगर पूरी तरह सैचुरेटेड है तो हम सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्शन बोलेंगे या सिग्मा इंटरेक्शन बोलेंगे, अनसैचुरेटेड है तो पाई इंटरेक्शन बोलेंगे, ठीक है नहीं है। तो ये आपका जीसस सॉल्ट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट जीसस सॉल्ट की स्ट्रक्चर पूछ लेता है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, ये आप अपने आप निकालोगे, हालांकि बताई भी है, ठीक है नहीं है। और ये पहला ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्या है, पहला ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड है जो सिंथेसाइज हुआ था या डिस्कवर हुआ था D ब्लॉक का। एक नेचुरल आपको बताया था मैंने बायो इनऑर्गेनिक में, विटामिन B12 है, नेचुरली कैसा है, बिल्कुल नेचुरली ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, विटामिन B12 कोएंजाइम, ध्यान रखना इसका, ठीक है। F ब्लॉक वाले में 50% कोवलेंट 50% आपके आयनिक होते हैं। F ब्लॉक वाले ज्यादातर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन कुछ बनाते हैं, जैसे यूरेनोसिन का नाम सुना होगा आपने,
ठीक है नहीं है? ये क्या है? ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाइनाइल वाला है, COT-2, जो क्या देगा, हेप्टिसिटी आपको 8 तक प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। दूसरी चीज, अपने ये जो OMC है, ये डेली यूजेज में अपने कहां पे कैसे काम में आते हैं, तो देखो इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पता भी है। गिरनार्ड रीजन, सुपर गिरनार्ड, जिलमान हुआ आपका, ये वाला हुआ, ये रिफॉर्मेशन की रिएक्शन हुई, R2HG हुआ, RHGX हुआ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इतने हैं कि इनकी कोई गिनती नहीं है। करवाने बैठेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है नहीं है? हाँ, इसका पता है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट उच्च क्वालिटी का आपको क्या देगा, पॉलीथीन मैन्युफैक्चर करके देगा। टेट्रा इथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में आए तो याद रखना टेट्रा इथाइल लेड। आजकल इसको बैन कर दिया गया है। किसी टाइम पे टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता था, लेकिन एक्चुअल में ये क्या करता है, जब ये कन्वर्ट होता है किसके साथ, आपके पेट्रोल या डीजल के साथ, तो ये लेड नैनो पार्टिकल फ्री करता है, और वो जो है इथाइलिन डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके और लेड क्लोराइड बनाता है, जो अपने एटमॉस्फेयर को पॉइजनस बनाता है। तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। बस ये ध्यान रखना कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक एंटी नॉकिंग एजेंट ये भी है MMT, जिसको अपन बोलते हैं मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये मिथाइल है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीज है और ट्राइकार्बोनिल है। क्लियर है? ये भी एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका ये हाँ जी, TBT, बिस ट्राई ब्यूटिल टिन ऑक्साइड। ये कहां काम में आता है? जो बड़े बड़े सिप होते हैं, वो सिप पानी से गीले नहीं हो, गले नहीं, या मान लो कि इफेक्ट नहीं करे, उनके ऊपर पॉलिश की जाती है। एंटी फ्लोटिंग एजेंट कहलाता है ये। पॉलिश की जाती है उसके ऊपर। क्या की जाती है? पॉलिश इसकी। ठीक है नहीं है? तो कोई भी पूछ ले भाई, आपके जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके ऊपर पॉलिश करने के लिए कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक काम लिया जाता है, तो ये वाला आपका आएगा। ठीक है? विल्किंसन कैटालिस्ट को आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, क्या क्या काम करता है। होमोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल इसको लास्ट में देखेंगे अपन, जब चैप्टर का समापन होएगा। ठीक है भाई? अब देखो इधर, ये ग्रुप्स रिएजेंट है, एल्किन मेटाथीसिस में काम में आता है, पता होना चाहिए। ये वो रोडियम रुथेनियम का होता है, याद रखना, ग्रुप्स कैटालिस्ट। तो ये थोड़े से कैटालिस्ट थे जो अपने काम में आ रहे थे। अब जो अपन को फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है? EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर। देखो समझना, मैं आपको पहले कह देता हूं और समझा देता हूं, जो मेन ग्रुप वाले हैं और F ब्लॉक वाले हैं, वो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN को फॉलो नहीं करते। वो किसको फॉलो करते हैं? देखो वो या तो करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रूल को, जिसको अपन बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भी करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने होते हैं। ठीक है कि नहीं है? और अपने जो ये ब्लॉक वाले हैं, D ब्लॉक वाले, ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए आउटर मोस्ट में। ये सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में? F ब्लॉक वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। F ब्लॉक वालों को तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि सारे रेडियो एक्टिव है, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में EAN जो है कहां से आया है? इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिज्विक ने यह कहा कि जैसे आपके मेन ग्रुप के एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाते हैं, वैसे ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट जो है स्टेबल होते हैं। कब? जब उनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जैसे 18 आ जाए, 36 आ जाए, 54 आ जाए, 86 आ जाए, इस हिसाब से। तो या तो EAN बोलेगा या 18 इलेक्ट्रॉन बोलेगा। ठीक है नहीं है? या तो क्या बोलेगा? EAN बोलेगा या 18 इलेक्ट्रॉन बोलेगा। EAN में हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं सेंट्रल मेटल के, याद रखना। EAN में अपन टोटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसके? सेंट्रल मेटल आयन के, सेंट्रल मेटल एटम के। जबकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम केवल सेंट्रल मेटल आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। हाँ, किसको करते हैं? केवल और केवल यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाएगा। अभी समझाऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं, किसको कंसीडर किया जाएगा। और यहां पे किया जाएगा टोटल
इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा, फिर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा के ये देगा आपको इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन 18, 36, 54, 86 इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो समझ जाना कि वो किसको फॉलो कर रहा है, ईएन को फॉलो कर रहा है। तो एग्जाम में आपको ईएन नंबर भी पूछ सकता है कि इसका ईएन नंबर क्या है। उस टाइम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा देना, जो अभी कैलकुलेशन करेंगे ना अपन आगे, आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें 18 इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोगे ना, उसकी जगह मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। हाँ भाई ये एटॉमिक नंबर आ गया इनर्ट गैस का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को समझने से पहले, जानने से पहले हमें जरूरत होगी इन पॉइंटों की, जैसे हेप्टिसिटी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन कैसे जज करते हैं। उसके बाद आता है 18 इलेक्ट्रॉन को। पहले ये चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं आप सब लोगों को आता है, केवल आप रिवाइज करने के हिसाब से इसको देख रहे हो, ठीक है नहीं है। तो मैं भी उसी हिसाब से चलूंगा, ठीक है भाई। तो देखो हेप्टिसिटी क्या होती है। हेप्टिसिटी और डेंटिसिटी दो वर्ड है, हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है नहीं है। डेंटिसिटी है नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड, एक लिगेंड के डोनर एटम, ठीक है नहीं है, जो मेटल से जुड़े हुए हैं, वो हेप्टिसिटी कहलाएगी। जैसे ईडीटीए का होता है हेप्टिसिटी 6 होती है, 4 ऑक्सीजन डोनर होता है, 2 नाइट्रोजन डोनर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी हेप्टिसिटी 6 हो जाएगी, नहीं, ठीक है नहीं। हेप्टिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम और ग्रुप फ्रॉम द लिगेंड। अब ये ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ डोनर एटम जो होंगे वो कॉन्टिन्यूअस मोड में होंगे, कॉन्टिन्यूअस मोड में होंगे, ये ध्यान रखना। किसमें होंगे, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ऐसे नहीं कि एक एटम यार, एक वहां है, बीच में 10 एटम आ गए, नहीं, लगातार। ये एटम दे रहा है तो एक, ये दोनों दे रहे हैं तो 2, ये तीनों दे रहे हैं तो 3, ये चारों दे रहे हैं तो 4। ऐसे नहीं कि एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, बीच में 2 एटम है, कुछ नहीं दे रहे, तो हेप्टिसिटी 2 होगी, नहीं होगी। समझ में आई बात। हेप्टिसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्मेट चाहिए डोनर एटम्स का। क्या चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ डोनर एटम, ठीक है नहीं है। जो लिगेंड से डायरेक्टली अटैच होते हैं, लिगेंड जो डायरेक्टली अटैच होते हैं मेटल से, वो क्या कहलाएगी, हेप्टिसिटी। यहां पे यही बताएगा कि कितने कंटिन्यूअस एटम यहां पे जुड़े हुए हैं, कितने कंटिन्यूअस एटम आपके जुड़े हुए हैं। कंफ्यूजन है जो दूर कर देता हूं आपका। जैसे मान लो अपन लेते हैं सीपी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, ठीक है नहीं है। और यहां पे आपने ऐसे लिखा और आपने लिखा नीटा 5, समझ में ही। या एक काम करते हैं, इसका 3 वाला लेते हैं अपन, काय वाला लेते हैं, 3 वाला। तो 3 वाले में और भी क्लियर हो जाएगी आपकी। कैसे, एक बॉन्ड यहां कर दिया और एक ऐसे कर दिया और यहां पे लिख दिया मैंने आपका मेटल, ये हो गया नीटा 3। इसका मतलब ये हो गया, ये और ये 3 एटम इस मेटल से जुड़े हुए हैं। कैसे, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, डॉट 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 ऐसे। तो आप देख पा रहे हो ये कंटिन्यूअस मोड है, तब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नीटा। 3 डोनर एटम आ गए आपके, तब जाके अपन क्या बोल रहे हैं, नीटा 3। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, इथिलीन डाइएमीन की, याद करो इथिलीन डाइएमीन की, तो इथिलीन डाइएमीन में ऐसी ही बॉन्डिंग हो रही है, जस्ट लाइक दिस मेटल से। लेकिन इसको नीटा 4 थोड़ी बोलेंगे अपन, नहीं बोलेंगे, इसको बाइडेंटेड बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। तो बेसिकली आपकी हेप्टिसिटी और डेंटिसिटी में ये डिफरेंस होता है। हेप्टिसिटी में कंटिन्यूअस एटम लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, कंटिन्यूअस एटम। अगर कंटिन्यूअस एटम नहीं है तो हेप्टिसिटी उस हिसाब से होगी। समझ में आई। जैसे देखो इधर ये वाला है और यहां से मेटल जुड़ा हुआ है, यहां पे हेप्टिसिटी 1 है, एक ही जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं है, एक ही जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। अगर इसी को कंटिन्यूअस में लेते हैं अपन, कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से कंटिन्यूअस में लेते, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, मेटल इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पे नीटा 3 लिखेंगे। बात समझ में, कोई दिक्कत। अब ऐसे होने को तो ग्लाइसिन होता है आपका COO नेगेटिव
मान लो कि NH2 ये यहां से आपको मेटल कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि नीटा 3 या 4 हो गया, नहीं, नीटा यहाँ पे देंगे नहीं अपन। नीटा वहीं दिया जाता है जहां पे कंटिन्यूअस आपके लिगेंड क्या हो रहे हैं, लिगेंड के कंटिन्यूअस जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, एज ए डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब नीटा अपन यूज में लेते हैं। ठीक है नहीं है? चलो चेक करते हैं। देखो इधर सबसे पहले नीटा 1 वाले चेक करो। एक डोनर एटम, लिगेंड कितना ही बड़ा हो लेकिन एक डोनर एटम, एक डोनर एटम, एक डोनर एटम, एक डोनर एटम, देखो एक एक डोनर एटम, एक डोनर एटम, एक डोनर एटम। ठीक है नहीं है? एक डोनर एटम, 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 एक डोनर एटम। जितने डोनर एटम उसके हिसाब से नीटा 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो, इजी है, बिल्कुल इजी है ना? हाँ, एक डोनर एटम है ये, इसलिए इसको नीटा 1 बोल रहे हैं। इनके ऊपर क्या चार्ज है क्या नहीं है ये सब कहानी बाद की है। सबसे पहले आप हेप्टिसिटी को समझने की कोशिश कीजिए ताकि हेप्टिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। एक डोनर एटम है, हेप्टिसिटी 1। ठीक है भाई? ऐसे देखो, इधर देखो, इसमें कितने डोनर एटम? 2 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। या तो ऐसे दिखाई देगा आपको, या फिर ऐसे नहीं दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, बीच वाला बॉन्ड गायब कर देगा ऐसे। तो ये हेप्टिसिटी कितनी होगी इसकी? 2। यहां पे नीटा 2 लिखेंगे। ठीक है नहीं है? यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, हेप्टिसिटी 2 है, यहां पे भी हेप्टिसिटी कितनी है? 2। यहां पे भी हेप्टिसिटी 2 है, यहां पे भी हेप्टिसिटी 2 है, यहां पे भी हेप्टिसिटी 2 है। देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं है? कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ हो? 2 डोनर एटम, और दोनों डोनर एटम जो है कंटिन्यूअस हो। क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस, वो इसकी हेप्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है भाई? नेक्स्ट नीटा 3। नीटा 3 में 3 डोनर एटम, जैसे ये वाला है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको, ऐसे। कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा ये सारी कहानी बात की है। पहले आपको फोकस किसके ऊपर करना है? हेप्टिसिटी के ऊपर फोकस करना है। हेप्टिसिटी को अगर समझ लोगे तो 90% काम हो जाएगा आपका ऑर्गेनोमेट्रिक का। ये देखो नीटा 3 हेप्टिसिटी, नीटा 3 कितने डोनर एटम है? 3, और कंटिन्यूअसली है। क्या है? कंटिन्यूअसली, यानी कि ये डोनर एटम भी जुड़ा हुआ है इससे, ये भी जुड़ा हुआ है, और ये भी जुड़ा हुआ है, तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नीटा 3। ठीक है नहीं है? ऐसे ही अपन बात करेंगे, ये देखो नीटा 3, ये नीटा 3, नीटा 3, सारी नीटा 3 है, क्योंकि 3 डोनर एटम, 1 2 3 1 2, ये गोला लगा देगा ऐसे लाइन खींच दे तो समझ जाना कि उतने डोनर एटम क्या करवा रहे हैं? कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ठीक है नहीं है? हाँ, ऐसे ही आप नीटा 4 की बात कर सकते हो। ये देखो नीटा 4, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लिख दो नीटा 4, समझ में? नीटा 4 डोनर एटम आपके 4 होंगे, वो कंटिन्यूअस। ये भी नीटा 4, आप चाहो तो ऐसे लिख दो इसको, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे। क्या? एम। ये 4 एटम जो है ये बॉन्ड यहां पे कंसीडर करवा रहे हैं ऐसे। क्लियर है? इसमें भी देखो 2 ये 2 ये 4, नीटा 4। ऐसे ही नीटा 5, ठीक है नहीं है? ये तो देखते ही हो ना, सीपी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो ये सीपी में क्या होता है? यहां से मेटल, तो ये भी कंट्रीब्यूट करवा रहा है, 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 ये भी कंट्रीब्यूट करवा रहा है। तो ये नीटा क्या हो गया आपका? 5 हो गया। कर सकते हो, इजी है, आराम से। ऐसे ही आपका नीटा 6 में बेंजीन आ जाएगा, और ये ट्रोपोलियम टाइप में स्पीसीज आ जाएगी। नीटा 6, नीटा 6, 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है नहीं है? नीटा 6। ऐसे ही नीटा 7 ये वाला, ठीक है नहीं है? चले, ये आ गया आपका नीटा 8। तो आई थिंक हेप्टिसिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि हेप्टिसिटी क्या है। अच्छा सुनना, एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कि नीटा 1 सीपी लिखा हुआ है, ठीक है नहीं है? नीटा 1 ऐसे लिखा हुआ है C5H5, तो इसका मतलब हेप्टिसिटी 1 है। अगर मान लो कि नीटा 3 सीपी है, ठीक है नहीं है? इसका मतलब हेप्टिसिटी 3 है। और अगर नीटा 5 सीपी है तो समझ जाना कि हेप्टिसिटी कितनी है? 5 है। तो एक्चुअल में एक लिगेंड जो है अलग अलग तरीके की हेप्टिसिटी शो कर सकता है। देखा है अपन ने, बेंजीन 2 भी था, 4 भी था, 6 भी था।
आपका साइक्लोपेंटाडेनल 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो अलग 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 हैप्टिसिटी शो कर सकता है एक लिगेंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है ये, तो कर सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर चलते हैं अपन, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो होता है, समझने की कोशिश करना कि आपका मान लीजिए कि ये मेटल है और मेटल के साथ यहाँ पे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है नहीं है? मान लो कि एबीसीडी लिगेंड जुड़े हुए हैं, ABCDEF, ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं है? और यहाँ पे मान लो कि कौन सा प्लस माइनस चार्ज है। तो आप जो है क्या करते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, है ना, प्लस, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए या चार्ज ऑन ए। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट न लिखो तो आप ये लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे? चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन एम प्लस चार्ज ऑन ए, है ना? ऐसे लिख सकते हो। चार्ज ऑन बी और चार्ज ऑन सी, चार्ज ऑन डी, चार्ज ऑन ई इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्या भाई? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है? ये प्लस माइनस एक्स यहां पे लिख सकते हो ना, ऐसे किया था। ये एक्चुअल में कर क्या रहे थे? ये फॉर्मल चार्ज ही कर रहे थे अपन, ये वाला क्या कर रहे थे? फॉर्मल चार्ज ही कर रहे थे। अब हमें यहां पे ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, फॉर्मल, तभी तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाओगे आप। हालांकि फॉर्मल चार्ज नहीं भी आपको आए, बिना फॉर्मल चार्ज में मैं इलेक्ट्रॉन काउंट या इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सिखा सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, पता हो जाए तो बेटर ही है, क्या दिक्कत होगी, ठीक है नहीं है? तो एक्चुअल में लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो कहलाता है फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड। क्योंकि मेटल का हम देख चुके हैं, लिगेंड का भी दिखा चुका हूं हालांकि कोऑर्डिनेशन में, लेकिन यहां पे दोबारा बात कर लेंगे अपन कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है नहीं है? आप समझते जाओ। देखो, अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्डेड है तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है नहीं है? जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर, न्यूट्रल वाला क्या हो गया? लोन पेयर। लोन पेयर हो, जिनके पास पाई बॉन्ड हो, जिनके पास सिग्मा बॉन्ड हो, उनका सबका न्यूट्रल चार्ज क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही बात है, फॉर्मल चार्ज 0 होता है। जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल अपने लोन पेयर ही तो दे रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज 0। ये भी अपने लोन पेयर दे रहा है, 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 ये भी अपने लोन पेयर दे रहा है। तो एक्चुअल में इनके ऊपर क्या है? फॉर्मल चार्ज 0 है। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है लिगेंड के ऊपर, कहते हैं ना पर न्यूट्रल लिगेंड, तो वो फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अब जैसे ये एसिटिलीन का फ्रेगमेंट जुड़ा हुआ है, तो एसिटिलीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एथीन का फ्रेगमेंट जुड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा चार्ज है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज है? ClCl जुड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज है? HCl जुड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज है? बोले सर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। अगर लिगेंड आपका न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और दूसरे फैक्टर जो हैं वो किसको डिसाइड करते हैं? फॉर्मल चार्ज को डिसाइड करते हैं। तो हमें ये पता है कि एक चीज तो पता है कि मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन, हाँ बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात सही है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स से इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होती है। अगर मैं मेटल्स से H जोड़ू, केवल H, तो मेटल और H में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? H की। तो H किस फॉर्मेट में आएगा यहां पे? बोले सर M तो प्लस आएगा और H जो है वो माइनस आएगा, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1 हो गया। ऐसे ही मेटल और अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो आपको पता है मेटल कार्बन में से मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है, इसलिए मेटल प्लस आएगा और जो कार्बन होगा वो माइनस आएगा, ठीक है नहीं है? तो यहां पे आप चेक कर लेना क्या है,
-1 फॉर्मल चार्ज। इसी प्रकार हैलाइड वगैरह तो होते ही हैं कि ऑक्सीजन, फास्फोरस, हैलाइड, ये तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हैं, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लिगेंड न्यूट्रल नहीं है या पाई बॉन्डेड नहीं है और कुछ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर या अदर फैक्टर अपन यूज किए जाएंगे। अब ये अदर फैक्टर कौन है समझाता हूं मैं। जैसे आप ये साइक्लोप्रोपेन रिंग लो और मेटल से जोड़ो, तो यहां पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज माइनस आएगा, -1। क्या आएगा, -1 किसका, साइक्लोप्रोपेन का। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां पे लिखूं इस केस में, अब यहां पे -1 नहीं आएगा, -1 नहीं है, गलत हो जाएगा। अब यहां पे फॉर्मल चार्ज +1। बोलो सर ये कैसे कर दिया, ये इसलिए किया है कि आप ये देखो कि इसका दोनों फॉर्मेट बना के देखो, किसका, इसका दोनों फॉर्मेट बना के देखो, एक तो माइनस वाला बना के देखो, एक प्लस वाला बना के देखो, आप खुद को पता लग जाएगा कि कौन सा चार्ज आना चाहिए। तो आप यहां पे देखोगे कि सर यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एंटी एरोमेटिक काहे को बनाना है अपन को, सिस्टम में अनस्टेबिलिटी क्यों लानी है, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक है, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज कौन सा होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। नहीं समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल है। एक और देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये वाला, तो डेफिनेट रूप से यहां पे -1 आएगा और इस वाले में भी -1 आएगा। क्यों आएगा, कि जब आप इसको माइनस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आपको क्या देगा बेटा, एरोमेटिक करेक्टर देगा। देख लो आराम से, एरोमेटिक करेक्टर दे रहा है, ठीक है नहीं है। ऐसे ट्रोपोलियम का केस आ जाएगा, अगर 7 मेंबर जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा केस हो गया, -1 का। और अगर अदर 7 मेंबर जुड़ा हुआ है जैसे ये वाला, तो आपको चित्र बताया, हम चाहकर भी यहां पे माइनस नहीं ला सकते, इसलिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका +1 होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है नहीं है। तो कई बार क्या होते हैं, इस टाइप के कंसेप्ट हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। कर लोगे भाई आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, देखो इधर, ठीक है भाई। तो ये कौन से हैं, आप चेक करके देखो एक बार। देखो यहां पे -1, यहां पे -1, यहां पे -2। क्यों है भाई फॉर्मल, क्योंकि O-2 होता है, O-2 होता है, ध्यान रखना क्या होता है, O-2 होता है, समझ में। N2 -1 फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर -2 फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर -3 फॉर्मल चार्ज, -3 फॉर्मल चार्ज, समझ में आई ना बात। -1 -2 फॉर्मल चार्ज देखो ना, -1 -1 -1 -2 -3, हाँ जी -1 -1। यहां पे देखो आप गौर से, CH4 न्यूट्रल होता है, CH3 नेगेटिव होता है, CH2 -2 होगा, समझ में आई, और CH -3 होगा, ठीक है नहीं है। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -2, यहां पे कितना होगा, -3 होगा। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रखा है ना, इसलिए -3, कोई दिक्कत। और यहां पे कितना होगा फॉर्मल चार्ज, यहां पे फॉर्मल चार्ज -1 होगा, इसमें भी -1 होगा। हालांकि मीटा3 है ये, लेकिन -1, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये माइनस है, कार्बन है ना, माइनस है तो -1, ठीक है नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसा ये बिहेव कर रहे हैं वैसे इनके ग्रुप वाले बिहेव करेंगे, ग्रुप वाले बिहेव करेंगे। जैसे मान लो कि SiCH3 ये आ गया, CH4 क्या है, CH4 आ गया, तो ये न्यूट्रल है। SiCH3 आ गया तो ये -1 हो जाएगा, SiCH2 आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, SiCH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए, ग्रुप वाइज आप चेक करोगे, ठीक है नहीं है। बाकी इनमें काम हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। ये पेज तो ऐसे गया अपना, ठीक है। और चेक करो, चेक करो, ये -1 है, ये भी -1 है, लेकिन ये +1 है एरोमेटिसिटी के कारण, ये +1 है फॉर्मल चार्ज, यहां पे -1 है, यहां पे +1 है फॉर्मल चार्ज। हेप्टिसिटी का फॉर्मल चार्ज से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है, डिलोकलाइज होएगा, बिल्कुल एरोमेटिक। ये पॉजिटिव चार्ज है, डिलोकलाइज होएगा, बिल्कुल, ठीक है नहीं है। यहां पे आपका क्या आएगा, -1 आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। देखो ये वाला माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे भी आपका -1। तो फॉर्मल चार्ज निकालना बड़ा आसान है, बस लिगेंड की नेचर का पता होना चाहिए कि लिगेंड किस नेचर का है। कर सकते हो आराम से, बहुत बढ़िया बात। ये चीजें आगे जाके काम में आएंगी, ठीक है नहीं है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बेंट आता है तो यहाँ पे -1 होता है फॉर्मल चार्ज, और अगर लीनियर आता है तो +1 होता है फॉर्मल चार्ज। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं है। और ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट अगर आपसे क्या पूछे, फॉर्मल चार्ज पूछे तो +1 ही करके आना है। नाम देके पूछे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पूछे वो बोलेगी NO का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो आंख बंद करके प्लस लिख के आना है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय द लिगेंड, या ये दो मेथड से अपन पढ़ते हैं, एक तो न्यूट्रल मेथड से पढ़ते हैं, एक आयनिक मेथड से पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो मैं आपको पर्सनली एक राय दूंगा कि आप इसमें मत उलझो, आप इस पे चलो। इस पे चलोगे तो आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, नहीं समझ में आई? कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है नहीं है। तो न्यूट्रल मेथड में हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है नहीं है। जो यानी कि ये बोले, ये न्यूट्रल मेथड ये बोलता है कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही देगा, कुल मिला के बात ये है, और उतने ही आपको मानने हैं, ठीक है नहीं है। तो यहां पे बेसिकली मेटल और लिगेंड का बीच इस प्रकार से क्लीवेज करवाते हैं कि वो होमोलाइटिकली क्लीवेज हो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन में चला गया। तो जैसे कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन भी अपन 1 मानेंगे यहां पे, समझ में आई बात। तो ये मान के चलो कि जितना चार्ज है उतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, अभी दिखाऊंगा ये, समझ में आ जाएगा आपको। तो न्यूट्रल मेथड बेस्ट मेथड माना गया है, किसके हिसाब से, क्या चेक करने के हिसाब से, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, कि 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन देगा। तो न्यूट्रल वाला देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कंट्रीब्यूट करेंगे। इनके पास, सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट रहेंगे सारे के सारे। ये भी है, ये भी है, ये तो है ही है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले हैं, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूटर है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले कंट्रीब्यूटर है, ठीक है नहीं है। अब इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है, घबराना मत। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, 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 ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। तो आपको आइडिया लगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर कौन कौन हो सकते हैं, इस हिसाब से चलेगा। तो न्यूट्रल है सारे सारे। तो ये पहला ही केस है जिसका फॉर्मल चार्ज 0, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर होंगे। याद आई कुछ दिमाग में? जिसका फॉर्मल चार्ज 0 वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, आप ये चेक करोगे, इसमें भी आप चेक करोगे, तो इसके ऊपर क्या है, -2 है, इसके ऊपर भी क्या है, -2 है, इसके ऊपर भी क्या है, -2 है, इसके ऊपर भी क्या है, -2। तो मैंने क्या कहा था, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 2 माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। 3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 4 होता 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 5 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। अगर चार्ज 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, चार्ज 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर देख लिया आपने, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर देख लो। -1 होता है, -1 होता है, सारे 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो आ गया ना। बेंट माइनस में होता है, लीनियर प्लस में होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर आ रहा है, सारा का सारा 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। देखो 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाते हैं। कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है।
जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ठीक है नहीं है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आ गया आपका लीनियर, तो लीनियर 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर होता है। कौन? लीनियर। याद रखना ये, इसके ऊपर कितना चार्ज है? -3। तो ये नाइट्रोजन वाला भी क्या हो जाएगा? -3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। ये भी -3 है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है। तो -1 यहां से आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, जस्ट लाइक दिस। तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है नहीं है। ऐसे भी हो सकता है मेटल, ये जैसे अपना आया था अभी साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला, इसमें ये भी 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, दिख रहा है? नीटा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। एक तो आपका किसका जाएगा? माइनस का जाएगा, 2 पाई के चले जाएंगे न्यूट्रल वाले। तो यहां पे अपन ने इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रल दोनों जोड़कर 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बनाया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल इजी फ्लो चल रहा है। कहीं भी ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी जहां पे समझने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है नहीं है। चलो देखो, ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर दिख रहेगा आपको, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। याद रखना, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर न्यूट्रल मेथड में, न्यूट्रल एटम मेथड में। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ। ऐसे नीटा 5, अगर इसकी बात करेंगे अपन, तो इसकी बात करेंगे, एक तो माइनस होता है, तो अगर ये कंट्रीब्यूट करवाए तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये कंट्रीब्यूट करवाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कंट्रीब्यूट कराए तो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से, तो कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। इसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर के रूप में अपन बेंजीन ले सकते हैं। चेक लो, 2 2 4 2 6। अगर मान लो कि ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये समझ जाना कि 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, नीटा 6। नीटा 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, नीटा 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, नीटा 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ठीक है नहीं है। हाँ जी, 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ये वाला 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है। घबराना मत, डरना नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन CO2-2, याद है कुछ? 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। तो आपको कंट्रीब्यूशन का समझ में आया, कौन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर होता है, ठीक है नहीं है। अब चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे दोनों चीज अपन समझेंगे, EAN भी समझेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी समझेंगे, ठीक है नहीं है। तो आपको बता दिया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों जरूरी होता है ट्रांजिशन मेटल्स में स्टेबिलिटी के लिए, ये बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होंगे। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होंगे। पहले कह रहा हूं, चाहे आप विल्किंसन कैटलिस्ट को देख लेना, चाहे आप ग्रुप्स उसको देख लेना, चाहे वास्का कंपाउंड को देख लेना, सब ये 16 इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल्स हैं, याद रह जाएंगे ये, ठीक है नहीं है। और पी ब्लॉक में आपका 8 इलेक्ट्रॉन चलता है, एफ ब्लॉक वाले फॉलो नहीं करेंगे, ये दिमाग में होनी चाहिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। और ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके 18 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ जाते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो इधर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, यहां पे अपन निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, है ना, विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है। ऐसे नहीं है कि आयरन +2 में आ रहा है तो आप आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, नहीं, आपको यहां पे सेंट्रल मेटल को आप एज न्यूट्रल मानोगे। क्या मानोगे? एज न्यूट्रल ही मानना है, क्योंकि अपन मेथड काम में कौन सा ले रहे हैं? न्यूट्रल एटम मेथड काम में यूज में ले रहे हैं, ठीक है नहीं है। प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributes
contributes by ligands। लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवा रहा है वो आपको चेक करना है। और कैसे चेक करना है ये अभी बता दिया कि किस हिसाब से होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कौन सा देता है, ठीक है नहीं है। और यहां पे लिखना है आपको प्लस माइनस चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्लस माइनस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है नहीं है। और उल्टा करना है, उल्टा क्या करना है, अगर मान लो कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव आता है तो माइनस कर देना, अगर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आता है तो ऐड कर देना। तो इससे अपन को क्या पता लग जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन को पता लग जाएगा, ठीक है नहीं है। अब ज्यादा दिमाग ये नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ईएन में क्या होता है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह अपन टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। और टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल लेने के बाद पूरा एलजीटीज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इधर 18 आ रहा है तो उधर 36 54 86 हाँ जो भी है उस हिसाब से आपके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ये कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब कैलकुलेशन अपन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड जो है आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो ऑक्टेट रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सॉरी, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ये, ठीक है। तो यहां पे सीपी की हेप्टिसिटी क्या होगी, ठीक है नहीं है, कि इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी। तो अपन को पता है, हाँ तो आप ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने बताया नहीं सेंट्रल मेटल के, तो मैं बता देता हूं। देखो इधर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बात समझ में? अभी मेटल का आरोहण करेंगे तब दोबारा और एक बार और बताऊंगा ताकि याद हो जाएगी, ठीक है नहीं है। ये है सैकवाइला एसी, टाइजरहफ, रफ, रदरफोर्डियम, वैनप्टाउ, ठीक है, क्रोमोडब्ल्यू, ऐसे ही याद रखते हैं इसको, मन पे करे, फिरोज, क्या भाई, फिरोज, फिरोज, कौन, राहगीर, निखिल, पढ़, पीटूंगा, CU, AG, AU और जनता की CD मरकरी, H, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इनके वैलेंस सेल में ध्यान रखना, यहां से S ब्लॉक अपने NS2 भर के भेज रहा है, NS2 भर के भेज रहा है ना। और यहां पे N-1 D से स्टार्ट होने वाला है, D1, D2, D3, ये नॉर्मल है, D इस हिसाब से चलता जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपन लिखते हैं, इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 4 होते हैं, इनके 5 होते हैं, इनके 6 होते हैं, इनके 7 होते हैं, इनके 8 होते हैं, इनके 9 होते हैं, इनके 10 होते हैं, इनके 11 होते हैं, इनके 12 होते हैं। आपको ये तो पता रखना पड़ेगा कि किनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी टंगस्टन वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो टंगस्टन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 6 हैं। समझ में आई बात? चले अब देखो इधर इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है नहीं है। सीपी के अपन को पता नहीं है। और इसके कितने आ गए, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 18 होगा। यानी कि यहां पे सीपी और सीपी दोनों मिलकर ये क्या करेंगे, मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन कब देंगे, जब इसका कंट्रीब्यूशन नीटा 5 मानूं और इसका नीटा 3 मानूं। 8 हो गए ना। और कोई कॉम्बिनेशन बेटर है क्या? देखो मान लो नीटा 1 कॉम्बिनेशन चेक करो एक बार। नीटा 1 नहीं बैठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे यहां से। नीटा 1 नीटा 3 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नीटा 3 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे।
नीटा 1, नीटा 5 ये भी 6 आएंगे, नीटा 3, नीटा 5 बोला सर ये 8 आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपन को। इस प्रकार से अपन हेक्टिसिटी को क्लियर कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि किसकी हेक्टिसिटी कितनी होगी अगर वो कंपाउंड क्या फॉलो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, 3, 5 या 5, 3, जो भी ऑप्शन में कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट देखोगे, ये डाइवेंजीन क्रोमियम है, इसमें हेक्टिसिटी ऑफ लिगेंड क्या होगी, ठीक है नहीं है, तो आ जाओ। यानी कि दो बेंजीन रिंग है, डाइवेंजीन, दो बेंजीन है, किससे, क्रोमियम से जुड़ी हुई है। अब मेरे को ये नहीं पता कि इसकी हेक्टिसिटी क्या होगी, तो कोशिश यही है कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता होगा। तो क्रोमियम के पास भी 6 है, ठीक है नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को ये कितने देगी, मेरे पास 18 हो जाए, कितने दे, बोले सर 12 चाहिए हमें, 12, और 12 इनकी हेक्टिसिटी मैक्सिमम 6 होती है, यानी कि एक नीटा 6 और दूसरा भी नीटा 6, तब 12 हो जाए, तो हेक्टिसिटी कितनी होगी दोनों की, नीटा 6 होगी। इस टाइप से इसके आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, ठीक है नहीं है। अब यहां पे ये बात पूछ रहा है कि ये ईएन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है नहीं है, चेक करते हैं। इरिडियम कौन से का है वो चेक कर लेंगे अपन हाथों हाथ। ये देखो, इसको एक काम करता हूं ना, मैं कॉपी करके रखता हूं, जरूरत पड़ेगी वहां पे अपन पेस्ट कर देंगे इसको, जरूर कॉपी कर ली। इरिडियम यही देख लो अभी एक बार, तो इरिडियम ये रहा, 9 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, कहां गया वो, ये रहा, ये नहीं था, ये वाला था। तो इरिडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 9, 2 इससे आएंगे, कितने आएंगे, इससे कितने आएंगे, अगर ये pH3 होता तो 2 आते, pH3 होता तो 2 आते, pH2 होता तो 1 आता, pH है तो फिर 2 आ गए, इससे भी 2 आ गए, क्योंकि इसका न्यूट्रल के हिसाब से -2 है, तो जितना चार्ज होता है उतना, ये आपको 3 दे रहा है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, +3, और ये दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, चेक करो, दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, 9 इसके आगे, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3, 3। अब चार्ज कितना है, ये माइनस करेगा, तो 3 से 3 काट दो, तो ये कितना हो गया, 9 2 11, 11 और 13, 13 और 5 18, बिल्कुल ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है नहीं है। अब इसके ऊपर हम क्या करें, इरिडियम का एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आपका क्या निकाल सकते हो आप, तो इरिडियम का अपन देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, मरकरी के पहले है नहीं है Hg, CdHg 80 होता है इसका, तो ये हो गया 79, 79, ये कितना हो गया 78, और ये 77, तो 77 के हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, इसका निकालो, यहां पे 77 रखना है, 77 + 2 + 2 + 5, चेक करो, 9 79 86 आ गया कि 86 का मतलब रेडोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया, आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आप ईएन को भी देख सकते हो, साथ के साथ लेके चलो ईएन को, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। सेंट्रल मेटल आयन का टोटल इलेक्ट्रॉन ले लो यहां पे, और पता लग जाएगी कौन सी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इसको चेक करो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओस्मियम आयरन वाले में है, तो आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वापस माइनस में आ गया, ये अब की बार माइनस में है, पिछली बार माइनस में 2, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन करवाएगा कंट्रीब्यूट, ये 2 करवाएगा, ये भी 2 करवाएगा, और ये कितना करवाएगा, ये 5 करवाएगा, और -1, क्यों, चार्ज +1 है। अब देखो काउंट करो, 9 और 9, 1 से 1 काट दो ना, हटाओ इसको, 1 से 1 काट दिया आपने, चेक कर लो आराम से, हाँ जी, कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, चेक करो, समझ में आई बात, बहुत आसान है। नेक्स्ट है ये वाला, तो आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओस्मियम 8, नाइट्रोजन के ऊपर कितने होते हैं चार्ज, 3 होता है, 3, 2 इसके, नीटा 3 है तो 3 इसका, और इसका 2 आएगा, चार्ज कुछ है नहीं, जोड़ लो, 10 18 हो गई है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो
कर रहा है। फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका -3 है ना, तो जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर न्यूट्रल है 2, ये नीटा 3 है, नीटा 3 में 3 इलेक्ट्रॉन ही आएगा और ये H2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने बहुत ओल्ड लेवल वाला बता दिया आपको, ठीक है नहीं है। टंगस्टन, क्रोमो W और क्रोमियम के पास होते हैं 6, ठीक है नहीं है। इसके पास कितना चार्ज आएगा, बोलो सर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो ये 2 कंट्रीब्यूट कराएगा। सर इसके ऊपर -3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कराएगा। बोलो सर इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कराएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएगा। अब जोड़ो देखिए 10, ये तो हो गए 10 भाई, ये तो हो गए 10 और 3 और 3 6 7 9, ये भी फॉलो नहीं करता, ठीक है नहीं है। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो एक बार देखिए, 4 3 7, हाँ ठीक है 17 इलेक्ट्रॉन है, कोई गड़बड़ तो नहीं करती ना। क्रोमियम के पास कितने होते हैं बेटा, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसके आएंगे अपने पास, 3 इसके आएंगे और 2 इसके आएंगे, 1 इसका आएगा, 2 इसके आएंगे और 1 इसका आएगा, ठीक है भाई 17 इलेक्ट्रॉन। फॉलो नहीं करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ये भी चेक कर लो। ओस्मियम, आयरन 8 4, अगर चाहो तो 2 इंटू 2 करो आराम से। नीटा 4 का एक ही है तो 4 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो आप गौर से, दिख रहा है आपको, लीनियर मानो, क्या मानो, लीनियर मानो, क्या मानो, लीनियर। तो लीनियर कंट्रीब्यूट कितना करवाता है, हाँ जी लीनियर कंट्रीब्यूट कितना करवाता है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाता है। और यहां पे ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, +1, तो -1 कर दो यहां पे। अच्छा यहां पे 2 है तो 3 इंटू 2 और यहां पे -1, चेक करो तो ये हो गया 8 4 12 12 4 16 16 और 16 और 16 16 और 6 16 और 6 20 20 -1, तो ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो ज्यादा चला गया उल्टा, यानी कि ये भी फॉलो नहीं करता। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बोनिल 2 थे तो 2 इंटू 2 कर दिया, नीटा 4 है 4 कर दिया। बेंट का आपको ये क्या नाम, आपको क्या लेना है, लीनियर मान के चलना है। NO+ की फॉर्मेट में 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाता है। यहाँ पे +1 था तो अपन ने -1 कर दिया। अगर यहाँ पे +2 होता तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर लेता, ठीक है ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये खुद करने की कोशिश करो आप। अगर कहीं पे केवल CP लिखा हुआ है, केवल CP, तो नीटा 5 मानो आप, क्या मानो, नीटा 5। तो चेक करें भाई, तो 5 और 8 आयरन के और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो कितना होंगे 8 4 12 17 इलेक्ट्रॉन। नहीं कर रहा भाई फॉलो, बहुत बढ़िया बात, नहीं कर रहा, ठीक है। 5 मोलिब्डेनम किस में आता है, क्रोमो W 6 वाले में आता है, ठीक है नहीं है, 6 वाले में आता है, तो 3 दूनी 6 12 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी फॉलो नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है नहीं है। कोबाल्ट कितने में आता है, 9 इलेक्ट्रॉन में आता है ये, प्लस Cp कितना है, Cp 5 आता है, 5 इंटू 2 19 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ये भी फॉलो नहीं कर रहा। रोडियम कौन राहगीर है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन है, Cp2 है, 5 इंटू 2 -1 है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फॉलो करेगा। इस प्रकार से आप फटाफट जो न्यूट्रल एटम मेथड है उससे बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट करोगे। यहां पे मेटल पूछा हुआ है कि मेटल कौन सा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, मेटल कौन सा होगा, तो चेक कर लेते हैं अपन, ऐसे जल्दीबाजी नहीं है। 2 2 2 2 2 2 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। 18 के लिए चाहिए अपन को 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन में क्रोमो W, ये तीनों फिट होते हैं। इन तीनों में से एक मेटल आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन वाले ही है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, चेक करो। मैंने क्या कहा था, पेस्ट करके रखूंगा मैं, ये देखो छोटी हो जाएगी, ये लो, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले हैं क्रोमो W, तो 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, देख लो मेटल कौन सा, आइडिया लग जाएगा। इनमें भी आप मेटल चेक करो, तो 4 4 8
8 ये दे गया, 10 वाला चाहिए। 4 4 8 दे गया, 10 वाला चाहिए। तो 10 वाला ढूंढो कौन है। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम में से कुछ भी हो सकता है। कौन हो सकता है? निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आई? चलो नेक्स्ट कितना है ये? 5 4 9 9 18 करने के लिए 9 चाहिए, तो यानी कि कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं है? कितना है ये? ये है 3 और 5 8। 3 और 5 8 यानी कि यही आ गया। 8 और चाहिए नहीं, 10 वाला चाहिए अपन को। तो निकिल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है और प्लेटिनम हो सकता है, कोई सा भी ले लो। आपको 18 इलेक्ट्रॉन करने हैं और मेटल पूछ रहा है, तो भैया कंट्रीब्यूशन का ध्यान रखना, कौन मेटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5-6 एग्जांपल है ये आप खुद करके देखोगे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप करके देखोगे, अपने आप। ये वाला भी अपने आप, ये वाले भी अपने आप करके देखोगे। ये चारों एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए ये आपके कर लोगे, बिल्कुल इजी है। चले भाई। हाँ, इनके आप फेरोसिन तो करता ही है। कैसे? 5 5 10 और 8 होता है आयरन में, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है नहीं है? एमएन में देखोगे, एमएन कितने होते हैं? एमएन में 7 होते हैं, तो एक यहां से आएगा, 7 एमएन से आएंगे, 10 यहां से आएगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ये चेक कर सकते हो। कोबाल्ट में कितना आता है? कोबाल्ट में आता है 9, Cp2 आ गया, कितना आ गया? 5 दूनी 10, और ये प्लस चार्ज है, -1 हो गया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको चेक कर लोगे। आयरन में कितने होते हैं? 8, 4 दूनी 8, इसके आगे 2 × 8, 2 × 4 8, 8 दूनी 16 और +2, ये -2 है, वो ऐड हो जाएगा और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है नहीं है? अब ये जो कॉम्प्लेक्स हैं आपको दिख गए होंगे, ये सारे के सारे कैसे हैं? 16 इलेक्ट्रॉन के। काउंट करके देखो आप। रोडियम में कितने होते हैं? कौन राहगीर। तो रोडियम का देख लो फटाफट, कितना है? ये रहा 9। रोडियम का है 9 यहां पे लिख लेते हैं 9 + 6, और ये क्या है भाई? आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर है, तो +1 करके देखो, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, आ रहा है ना? तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये चारों के चारों, और ये चारों के चारों 16 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। ठीक है नहीं है? प्लेटिनम का कितना होता है भाई? 10 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 3 होता है, 2 इसका होगा। एथीन नहीं है? एथीन का 2 होगा, तो जीसस सोल्ट ही तो है, और यहां पे +1 हो जाएगा, तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन का केस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इसको भी चेक कर लो। ठीक है नहीं है? इसको भी आप चेक कर लो। तो इरिडियम का कितना है भाई? इरिडियम का 9 है, और 2 इसका है 11, और 2 दूनी 4 इसका है, और 1 इसका है, तो काउंट करो, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है। तो ये कुछ कंपाउंड थे जो स्क्वायर प्लेनर में क्या थे? आपके स्टेबल थे 16 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब आगे देखते हैं आगे क्या है।